नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर फिर एक बार आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। आज बहुत सारी चीज़ें बंगाल की उस कहानी में अब हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। बंगाल के समय के साथ जुड़े हुए लोग, आप तमाम लोग उसी समय जुड़े हुए हैं और उसी समय ये चैनल भी शुरू हुआ था। बहुत सारे लोगों को चुनाव परिणामों से निराशा हुई और जिस तरह से मेरा संख्या को लेकर आकलन था वो भी सही नहीं निकला, तो उस बात से भी बहुत सारे लोगों के मैं रोज़ सुनता हूँ, जिसमें से कुछ लोगों का कहना यह है कि मैंने उनका समय ख़राब किया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना फिर आइडिया शेयर किया था। मुझे लगता है कि मैं कई बार इस बात पर जोर देता हूँ, कई बार लगता है लोगों को, लेकिन मैंने उनको बहुत शुक्रिया उनका अदा किया कि उन्होंने इतना समय मेरे साथ दिया और मुझे मेरे विचार शेयर करने हैं। चूँकि मैं अलग अलग सब्जेक्ट पर बातचीत करने के लिए था, लेकिन आप लोगों से पूछने पर मैं सिर्फ बंगाल पर था। आज बंगाल की अगर हम लोग गतिविधियों को देखते हैं तो आज केंद्रीय मंत्री जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम वहाँ गई हुई थी, वो वहीं है। उन लोगों ने बातचीत की थी और राज्यपाल से मिले और उसमें एडिशनल सेक्रेटरी प्लस 3 लोग और अधिकारी MHA के हैं। अभी तक उनको रिपोर्ट्स नहीं दी गई हैं। अलग है, इस पर आज हाई कोर्ट्स में भी कहा गया। वहाँ जो कोलकाता हाई कोर्ट्स है उसमें एक रिट पड़ी और उस पर उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी है पर जिले के। और हिंसा की खबरें आती रही, 2 भाइयों के उनको लटका दिया गया फांसी मारकर और फांसी पर लटका कर पेड़ के नीचे, ये भी खबर वहाँ से आई। वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम से और बीजेपी ग्रुप ने उसको शेयर किया। बहुत सारी तोड़ फोड़ की तस्वीरें आई, लेकिन ये अब एक चलती हुई प्रक्रिया है जिसमें से कुछ हिस्सा थम रहा है, कुछ केंद्र सरकार ने जो भेजा है उससे आएंगी और अब ये राजनीति एक अलग दिशा में जाएगी, क्योंकि वहाँ TMC के भी एक कार्यकर्ता की आज हत्या हुई, ऐसा TMC ने कहा। तो इस पूरे बंगाल के चुनाव पर हमने इतनी लंबी चर्चाएं की, उनके पूरे ऐतिहासिक प्रकरणों को समझा, उस पर बातें करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और मैं भी वापस लौट आया हूँ, इस समय आइसोलेशन में हूँ और चूँकि 2.5 महीने बाद लौटे हैं, 65 दिन बाद लौटे हैं, तो अभी सीधा घर में आप और इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, लोगों से नहीं मिल सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया में हूँ और आपके साथ उसी में अलग अलग इशू पर बातचीत। यहाँ से मैं थोड़ा सा साफ कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को क्राइम में और तमाम चीज़ों में दिलचस्पी है, कहानी किस्सों की तरह से, उनको जो सच है लेकिन उनकी कहानियाँ हैं, उनको मैं एक अलग प्रोग्राम में इस पर डालना शुरू करूँगा। उसमें आप जुड़ेंगे। वो कहानियाँ तमाम मैं शुरुआत करूँगा उनको चंबल से। और चंबल की कहानियाँ मुझे, चूँकि चंबल जब मैं कवर करता था, मेरी एक ऐसी दुनिया है वो जो अछूती है, जिसमें आज भी ऐसे लगता है जहाँ समय का पहिया रुक गया है। यह तमाम चीज़ें आपको, वो मंदिर, वो पुरानी कहानियाँ, वो पुराने किस्से, हज़ारों साल पुरानी सभ्यता का वो कैसे उद्स हुआ और किस तरह से वो डाकुओं के उस अरसे तक आई और उस रास्ते पर करोड़ों लोगों के, लगभग ये एक आकलन किया जाता है कि 2 करोड़ लोग उस पूरे रास्ते पे, पिंडारियों के, ठगों के और तमाम मध्ययुगीन जो युद्ध उस रास्ते पर होते रहे, उनमें इतने लोगों की जान गई होगी। वो एक पूरी अलग दास्तान है, वो अलग कहानियाँ हैं। कब वो डाकू, कब वो पिंडारी, कब वो बागी और कब फिर आज का मौजूदा दौर, जब चंबल के बीहड़ अपने ही अस्तित्व को जूझ रहे हैं। जिस चंबल के बीहड़ बागियों के चलते कभी हज़ारों साल पुराने मंदिर वहाँ बचे हुए हैं इस हिस्से में, जो आपके देश की संसद भवन का नक्शा है, उसको अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो मितावली में उसी सेम तरह का 64 योगिनी का मंदिर जिसको कहा जाता है, वो आपको उसी से लिया गया डिज़ाइन दिखता है। अगर आप उसको जाकर देखेंगे, उसी तरह से गोल बना हुआ वो खूबसूरत, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक अलग समय और कुछ दिनों बाद हम लोग ये भी कोशिश करूँगा कि इसको एक समयबद्ध रूप दिया जा सके, यानी 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। शाम को हम देश की किसी बड़ी घटना पर, उस पर बातचीत करेंगे, उस पर मेरा क्या व्यू है उस पर मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और जिन लोगों को दिलचस्पी है बाकी तमाम खबरों में भी राजनीति से अलग, उनके लिए मैं एक अलग से वो शो है उसको मैं शुरू करूंगा। ये मेरा एक है। आज की मैं शुरुआत करना चाहता हूं, तो लेकिन मुझे एक कल वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैंने कौन सी किताबों का रेफरेंस दिया, वो मैं आपको इस शो को जब मैं ख़त्म करूंगा तो उस समय आपको बताऊंगा। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक ख़ास तौर पर विष्णु पुराण के एक श्लोक से शुरू करना चाहता हूँ। उस भविष्य में धर्म, अर्थ,
ह्रासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज्य शक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। ये शुरुआत है विष्णु पुराण के उस श्लोक से जो कलयुग के बारे में आपको बताता है। बात यहाँ किसी धर्म चर्चा की नहीं है, लेकिन कोरोना में जिस तरह की खबरें आई, चूँकि आप तमाम लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि कोरोना का क्या हाल है, जैसे उनके हाथों से सब कमान निकल गई। और उसमें किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, और चूँकि केंद्र सरकार में बीजेपी है तो उस पर लोगों के सवाल ज़्यादा हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में केंद्र में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस भी है, अलग अलग। अब तो जिस तरह बंगाल में केस बढ़ रहे हैं तो वहाँ ममता बनर्जी के उसकी भी परीक्षा हो ही जाएगी, जिस तरह का कहा गया था, उन्होंने दावे किए तो वो भी दिखेगा। इसके अलावा बाकी आप अरविंद केजरीवाल सरकार को भी देख रहे हैं, तमाम लोगों को देख रहे हैं। उधर योगी की कार्यक्षमता भी दिख रही है, जो योगी आदित्यनाथ जिनका एक बड़ा कड़क रुतबा था, और वो उन्होंने जो शमशान है और उनके फ़ोटो खींचने पर उनके अधिकारियों ने रोक लगा दी थी, हालांकि वो बाद में हटानी पड़ी। इस समय अगर आपको कहीं भी कोई भी हिस्सों में दिख रहा है तो ये सिर्फ अपने आप से ढल रहे लोग, अपने आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागते हुए लोग, रेमडेसिविर के लिए भागते हुए लोग, उसके बाद फिर आपको जीवन रक्षक दवाइयों के लिए, इस पूरे उसमें आपको लगता है कि जैसे कुछ घटनाएं हैं जिनको जिक्र करना भी, मतलब आज मेरठ के एक परिवार की कहानी, जिसमें से सुबह छोटा भाई जो उसकी डेथ होती है, फिर शाम को बड़े भाई की डेथ हो जाती है। उसका खबर सुनने दोनों आईसीयू में थे अलग अलग जगह, और उनकी डेथ हो जाती है। वो दोनों बेटे, एक बुजुर्ग उनकी माँ है, और जब लेकिन उनकी डेड बॉडी को उठाने वाला भी कोई नहीं है। उनका बेटा, बड़े भाई का बेटा, जो पुलिस से मदद करता, गुहार लगाता है और उनको एक मोर्चरी में रखवा देता है कि उसके शव को मोर्चरी में रखवाया जाए ताकि कुछ लोग हों और उनके अंतिम संस्कार कर सके। आज जब मैं बातचीत कर रहा था उधर यूपी में, अपने इलाकों में, गाँव में, तो वहाँ उसने एक हमारे इलाके में बोले जाने वाली एक भाषा, जो एक कहावत है, मुहावरा, उसका इस्तेमाल किया कि हर दूसरे तीसरे घर के सामने खाट खड़ी है, उल्टी खाट खड़ी है। उल्टी खाट खड़ा होना, जो लोग हमारे इलाके के हैं या इधर उत्तर भारत की परंपरा को जानते हैं वो ये जानते होंगे कि उल्टी खाट खड़ा होना, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के बाहर उसकी खाट को उल्टा खड़ा कर दिया जाता है, यानी पैताना ऊपर और सिरहाना नीचे कर दिया जाता है। उस तरह की परंपराएं गांव में हैं, तो वो उस तरह की खबरें हैं। हालांकि जितनी लाशों की बात की जा रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो कई सारी चीज़ें हैं। अब उस पर किसी को एक को नहीं कहा जा सकता है, तमाम तरफ यही है कि आंकड़ों की कहानी बिल्कुल जैसे छुपा दी गई कहानी हो। लाशों की संख्याएं कितनी हैं, अब टेस्ट कितने हो रहे हैं पूरी दुनिया में। जब ये पिछली बार आपको याद होगा जब ये इसकी बात की गई थी, तो हमारे रोज़ तमाम वैज्ञानिक, तमाम हमारे जो डॉक्टर्स और तमाम जो भी इस संकट से जूझने में जिनको संविधान की दी गई जिम्मेदारियां थी, उनका कहना ये था कि टेस्ट बढ़ाकर हम लोग टेस्ट करके इस बीमारी को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अगर आप डाटा देखने की कोशिश करते हैं तो टेस्ट रोज़ कम होते जा रहे हैं। मतलब सिर्फ यूपी या एक दो राज्य ऐसे हैं जिनमें टेस्ट की संख्या बढ़ी है, लेकिन बाकी तमाम राज्यों में, यहाँ तक कि दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं। और ये टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये संख्या अगर ज़्यादा होती है तो उस संख्या का मतलब इतना बड़ा होगा कि कितने लोग आ गए, एक डर का एटमॉस्फेयर है, लोग जिस मनोवैज्ञानिक डर से जूझ रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग, इससे पहली लहर में शायद आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इसको सुन भी रहे हैं, जिनके परिजन, जिनके जानने वालों में से किसी एक की डेथ हुई हो, जो इसका शिकार हुआ हो कोरोना के पहली लहर का। लेकिन दूसरी लहर में आप अगर अपने आसपास नज़रें दौड़ाते हैं तो ऐसे कई लोग, आपके सहयोगी, आपके दोस्त या आपके जानने वाले अब जा चुके हैं। आज की खबर की शुरुआत ही जब हुई थी तो मेरे एक सीनियर, और आप लोगों ने भी जिनको टीवी पर न्यूज़ देखने का शौक़ होगा उन्होंने देखा होगा, शीश नारायण सिंह जो हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, और एनडीटीवी से लेके तमाम बड़े उन्होंने सब जगह पर काम किया, और हम लोगों की पीढ़ी के लिए वो एक हमेशा पाठशाला की तरह थे। आज सुबह उनके जाने की खबर सुनी, मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छी तरह मानते थे और उनको लगता था कि मैं उनका
उन शिष्यों में से हूँ जो उनकी दी गई चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हूँ। उनको लगता है कि इसको आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ कल अरुण पांडे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, और सहारा का अगर बहुत सारे लोगों को याद हो, जो हस्तक्षेप, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं वो जानते होंगे कि हस्तक्षेप एक मैगज़ीन जो सहारा के साथ सप्लीमेंट आता था, उसमें जिस तरह की क्वालिटी का कार्य होता था वो उसके संपादक थे और बहुत अच्छे से उसको किया था। अभी बंगाल चुनाव में मुझे सोनाचूरा में और नंदीग्राम में कई जगह वो मिले। नंदीग्राम में चूँकि वो वहाँ घूम रहे थे एक यूट्यूबर्स के साथ, वो एक एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ और बंगाल की राजनीति पर वो अपनी राय जाहिर करते हुए थे। और जब वहाँ हम लोग लौटे तो वो यहाँ एडमिट हुए, हमसे पहले वो आ गए थे और उनका कोरोना उनको पाया गया और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वो नहीं बच सके। इस बहुत सारी कहानी में कई सारे डॉन्स की भी आपने कहानी सुनी। आज सुबह दोपहर में ये खबर आने लगी थी कि छोटा राजन भी नहीं रहा, हालांकि बाद में एम्स ने इसको कहा कि वो अभी ठीक है। वो उसकी ये खबर झूठी है, तिहाड़ के साथ ऑफिशियल उससे आई कि ये झूठी खबर है, लेकिन उससे पहले साहबुद्दीन, उससे पहले कहीं और इस तरह के जो लोग हैं जेल में बंद, वो जा चुके हैं और जेल में भी आज विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर रिहा करने की स्थिति की जा रही है। लेकिन ये स्थिति बढ़ किस तरफ रही है? क्या इसका कोई आपको अल्टरनेट दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनमें से किसी को इस तरह करते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जिन सांसदों को, जिन विधायकों को चुना है, वो लोग ऐसे संकट के वक्त कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उसमें पुलिस है, उसमें डॉक्टर्स हैं, वो अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। वो जिस भी तरह से, उनमें बहुत सारे उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो झुंझलाए हुए लोग, क्योंकि उनके सामने अब वही है। यानी लोगों का जिनसे राब्ता हो रहा है वो या तो डॉक्टर से मिल पा रहे हैं या उनकी मदद करते हुए पुलिस वाले जो लॉकडाउन का पालन कराते हुए दिख रहे हैं, या किसी तरह व्यवस्था को सुधारते हुए दिखते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपको दिखते हैं, लेकिन बाकी तमाम उसको जिसको हम वोट देकर चुनते हैं, जिससे हम लोग ये कानून बनाने की बात करते हैं, उसमें से कितने लोगों को आप सड़कों पर देख पा रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको आप कॉल्स, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको सक्रियता भी जिनकी नज़र आ रही है, लेकिन आप उनको ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट में टैग कर देते हैं, एक फॉर्म भेज देते हैं, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप फॉर्म फिल करके बड़ी उम्मीदों के साथ वापस भेजते हैं और फिर उसमें कुछ नहीं होता है। ये संख्या रोज़ पर रोज़ बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये पीक अभी आने में टाइम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीक आएगा मई के आखिर, कुछ लोगों को लगता है कि जून तक जाएगा। तब तक आपके जो तमाम लोग एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, ये तमाम संसाधन आपके रिक्त हो रहे हैं। हालांकि विदेशों से मदद ली जा रही है, जिससे पहले अगर हम लोग 2004 के बाद से, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उन्होंने मदद नहीं ली थी और ठुकरा दी थी, आज देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं बताने वाले प्रधानमंत्री विदेशों से मदद ले रहे हैं। यहाँ तक कि भूटान जैसा देश हमारी मदद कर रहा है। इस बात पर बहुत सारे लोग राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस वक्त, जिस समय लाशों को उठाया जा रहा है, जिस समय लोगों को ऑक्सीजन जैसी, चूँकि ऑक्सीजन के न मिलने से मरना मुझे लगता है कत्ल होना जैसा है, क्योंकि ऑक्सीजन जैसी बेसिक सुविधा जो कि किसी भी जगह, मतलब ये सोचा नहीं जा सकता था इस आपदा के आने से पहले। कुछ दिन पहले तक शायद ये किसी हॉस्पिटल के ऑनर के दिमाग में ये बात आ नहीं सकती थी, किसी डॉक्टर के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती थी कि उसके पेशेंट बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस पर मुझे लगता है मैंने ये शुरुआत किया था, मैं उस बात पर आना चाहता हूँ। बात ये है कि क्या पैसा ही सब कुछ कर रहा है? क्या सरकार पर इतने सारे आरोप लगाने के बाद हम उस तरफ देखने की कोशिश करते हैं जहां की कंसंट्रेटर आज जो खान मार्केट से इस पूरे वापस अगर हम लोग देखते हैं, इस जो पूरा संकट है, इसने और इंसानी उसकी कड़ी खोली है। ये तमाम चीज़ों पर, जिस पर सरकारी कानून किस तरह से बेअसर होते हैं, और हमेशा इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर कानून कहीं और, इंसानी जो भूख है वो इस पीड़ा को ना तो साथ देने में कोशिश करती है, ना इसके साथ खड़ी होती है। जैसे कि लोग शमशान तक ले जाने को नहीं मिल रहे हैं, लोग कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों से भी ज़्यादा बड़ा अगर संकट इस वक्त है
तो कालाबाजारी का है। लोग मिलावट करके, आप सोच के देखिए कि रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन जिससे कि लोगों की जान बचती है इस समय, हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उससे मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ कि जिसमें लोगों का कहना यह है कि मेडिकली उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टरों का एक्सपीरियंस है। वो अलग अलग डॉक्टर्स आप मांग रहे हैं और वो आपके प्रोटोकॉल में, अगर आपका फ़ायदा नहीं होता है या उसमें नहीं है तो आपको प्रोटोकॉल से हटा देना चाहिए, वो अलग बात है। आज मैं उस तरह की बात राजनीति की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज आपसे ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो कंसनट्रेटर आपको खान मार्केट में, जिसमें कि अगर 100 गज की आपके पास 100 वर्ग फीट की जगह है तो उसका किराया भी 1 लाख रुपये महीना है, यानी वो ऐसी जगह है जिसको लुटियंस दिल्ली का हार्ट कहा जाता है या उसकी दुकान कहा जाता है। वहाँ एक शख्स जो खान चाचा का ढाबा या इस तरह की चीज़ें जो चलाता था और उसके पीछे नवनीत कालरा है। ये अगर आप कभी वहाँ, एक चश्मे की बड़ी ऑप्टिकल्स की शॉप है और उन नवनीत कालरा मेरे लिए एक वो पुराना नाम था, क्योंकि मैं उस समय जब यहाँ इस देश में रैकेटिंग की बात हुई, सट्टे की बात हुई, जो सट्टा बाज़ार, जो उसमें क्रिकेट में सट्टे की जब बात हुई तो उस दौरान हम लोगों की मुलाकात नवनीत कालरा से हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस तरफ जाती दिखी थी। उसी सिलसिले में हमने उससे बातचीत की थी। उस वक्त दयाल ऑप्टिकल से उसने कहा, चूँकि उसकी बातचीत सबसे हो रही थी, उन तमाम लोगों से उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स इस बात की गवाही देते थे, लेकिन उस शख्स का नाम इससे जुड़ा और अब वहाँ पता चला कि उसके कई सारे वहाँ आउटलेट्स हैं और कंसनट्रेटर विदेशों से मंगाकर वो यहाँ ब्लैक मार्केट में था। एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं जो रेमडेसिविर नकली भी बना रहे हैं। 4000 वायल उत्तराखंड में जब पकड़ी गई तो 4000 वायल नकली रेमडेसिविर थी। कोई किसी से ये पूछने की वो नहीं हिम्मत हुई कि किसी ने, हालांकि कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली में कि वो इसको अवमानना का केस चलाएगा, लेकिन क्या ये सिर्फ अवमानना केस है? क्या सरकार इसमें डूबी हुई है अपने उसमें कि वो इस तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे? एक एम्बुलेंस दिल्ली से निकलकर, मतलब वहाँ से गुड़गांव फरीदाबाद से और लुधियाना तक का किराया 1,20,000 रुपया वसूलती है। एक एम्बुलेंस यहाँ नोएडा से एक सेक्टर से नोएडा के ऑफिस तक जाने, नोएडा के एक दूसरे हॉस्पिटल तक जाने के लिए 42,000 रुपया लेती है। लोग लगातार एक के बाद एक स्टिंग्स आ रहे हैं, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में उसको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो जो है इस पूरे उसमें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ़ोन ओवर हीटिंग हो रहा है। मुझे आपसे बातचीत यहीं रोकनी होगी।